Good afternoon, students. In last lecture, we have seen functional view, information view in physical IoT. Now we are going to revise that two topics. Then we will forward for the next unit number 2. Then in unit number 1, there are some important topics which I already covered. Okay, so this is the last two topic which I tell you right now, which is information view and functional view. So the information view is what? The information view is a consistence of the description of the information handled in IoT system and the way this information is handled in the system. तो इन्फॉर्मेशन व्यू मीन्स व्हाट कि जो आप लोग IoT में प्रोजेक्ट्स बनाओगे या फिर कोई आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया है तो उसकी जब आप लोग इन्फॉर्मेशन वर्चुअली देते हो या फिर बाय मैनुअली आप लोग देते हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और उसको रिप्रेजेंट करने के बाद उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है. सो दैट इज़ इन्फॉर्मेशनल व्यू. देन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज पैटर्न. तो इस तरीके से जो है आप लोग डायग्राम बना सकते हैं इन्फॉर्मेशन की. तो इन्फॉर्मेशन देना मीन्स व्हाट कि सपोज आप लोग अगर एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन में पहले आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर आप लोग उसको सेव करना है. सेव करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे मूव होते हो. तो ये जो इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपको पासवर्ड कैसे फिलअप करना है, यूज़र नेम कैसे फिलअप करना है, तो ये जो प्रोसीजर होती है या फिर ये जो प्रोसेस रहती है इसको इन्फॉर्मेशन व्यू बोलते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन रहे सिस्टम के अंदर वो इतनी ज़्यादा क्लियर रहे कि जो लोग सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं वो भी जब उसको यूज़ करेंगे तो उनको ईजी लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग जब कॉलेज में एंटर करते हो तो देखिए हर जगह पे बोर्ड लिखा रहता है टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, देन ऑफिस एरिया, क्लासरूम्स. देन हर क्लासरूम के ऊपर नाम लिखा रहता है BSc IT, FY BSc IT, SYCS, TYCS. इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के मतलब दी रहती है. और क्यों रहती है ये इन्फॉर्मेशन? बिकॉज कि आप लोग जब भी यहाँ पे एंटर करोगे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आपको कहाँ पे जाना है या फिर आपका डेस्टिनेशन क्या है. ये इजी तरीके से समझने के लिए हम लोग हर एक पार्ट जो हम लोग डेवलप करते हैं थ्रू रास्पबेरी पाई हार्डवेयर और रास्पबेरी पाई का जो सॉफ्टवेयर रहेगा उसके अंदर जो आप लोग प्रोग्रामिंग करोगे उन सब के अंदर हमारा इन्फॉर्मेशन व्यू रहता है कि ईजी टू यूज़ एप्लीकेशन होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज दिस इज द डायग्राम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशनल व्यू. तो बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन व्यू में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. फंक्शनल व्यू में आप लोग दिखाओगे कि आपके फंक्शनलिटीज़ कैसे वर्क करते हैं. इन्फॉर्मेशन व्यू में आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे जो एप्लीकेशन है इस तरीके से वर्क करे, इस तरीके से जो है मेरा हार्डवेयर वर्क करे. बट एक्चुअल में वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये आप लोग कहाँ पे देखोगे? तो ऑपरेशनल व्यू में देखोगे. फंक्शनल व्यू में आप लोग फंक्शंस को चेक करोगे कि प्रॉपरली रन हो रहे कि नहीं. इन्फॉर्मेशन व्यू में आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट हार्डवेयर एंड अबाउट एप्लीकेशन स्टेटस. नाउ द थर्ड इज़ ऑपरेशनल व्यू. तो ऑपरेशनल व्यू में क्या होता है कि आप लोगों ने एक थॉट प्रोसेस रखी है कि सपोज़ अगर आप लोग सॉइल का मॉइस्चर चेक कर रहे हो, ये आपका प्रोजेक्ट है कि आपको सॉइल का मॉइस्चर जो है चेक करना है. और चेक करने के लिए आपने जो भी आपका सेंसर था उसको एक्टिवेट किया, हार्डवेयर जो है रास्पबेरी पाई उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया. देन सेंसर से जो आपके सॉइल रहेगी उसको आप लोग टेस्ट करोगे. तो ये सारी चीज़ें जो आपने थॉट प्रोसेस रखा है वो आपकी डिप्लॉयमेंट स्टेज है कि मतलब इसी तरीके से आपका एप्लीकेशन वर्क होने वाला है, ऐसे आप लोग अज्यूम करते हो. लेकिन ऑपरेशनल व्यू आपको क्या बताता है कि एक्चुअल में आप लोग वो एप्लीकेशन का टेस्ट लोगे कि वो एक्चुअल में कैसे वर्क होता है. दैट इज़ ऑपरेशनल व्यू. ओके, तो टोटल आपको रहेंगे इंफॉर्मेशनल व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू, ऑपरेशनल व्यू एंड फंक्शनलिटी व्यू. तो इन्हीं 4 व्यूज़ के ऊपर जो है आपका फीडबैक जनरेट होता है अबाउट योर हार्डवेयर एंड अबाउट योर एप्लीकेशन. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 which is the data link layer and network layer. वर्क ऑफ डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर थ्रू IoT. तो IoT के अंदर डेटा लिंक लेयर,
एंड नेटवर्क लेयर क्या है ये हम लोग सीखेंगे। उससे पहले लेयर क्या होता है, द लेयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी और लेयर इज़ अ प्लेटफॉर्म टू ट्रांसफ़र योर डेटा। तो बेसिकली आप लोग जब भी कम्युनिकेशन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो हमेशा सेवन्थ लेयर को पास करके फिर आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग OSI मॉडल भी बोलते हैं। तो OSI मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स रहते हैं, फिजिकल व्यू, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद बिजनेस लेयर और सबसे लास्ट में रहता है सिक्योरिटी लेयर। बट बिजनेस लेयर एंड सिक्योरिटी लेयर बाद में डेवलप्ड हुए हैं, मतलब रिसेंटली डेवलप्ड हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर जब आपका OSI मॉडल स्टार्ट हुआ उस वक्त उसके अंदर सिर्फ 5 लेयर थे और इसी 5 लेयर के ऊपर हमारा जो डेटा है एक मोबाइल थ्रू दूसरे लैपटॉप पे चला जाता है ऑनलाइन। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग ऑनलाइन करते हैं ये थ्रू OSI मॉडल करते हैं। तो आप लोग ये लेयर्स को जो है IoT के इसमें भी यूज़ कर सकते हो। IoT में जो आपका हार्डवेयर रहेगा, जो आपका लैपटॉप रहेगा जिसके थ्रू डेटा पास होने वाला है डिजिटली किसी और डेस्टिनेशन पे, तो आपको यही लेयर जो है हेल्प करेंगे। ओके, सो इसके अंदर हम लोग देखते हैं सबसे पहले विच इज़ डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। तो बेसिकली डेटा लिंक लेयर यानी क्या कि जो डेटा को लिंक करने का काम करेगा। तो डेटा लिंक लेयर से पहले आपका आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में आप लोग फिजिकली वो डेटा को हैंड ओवर करते हो सर्वर के पास। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लॉगिन पेज से पहले आपको साइन अप करना पड़ता है और साइन अप पेज के अंदर आप लोग आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हो और उसके बाद आप लोगों का लॉगिन पेज ओपन होता है। देन आप लोग उसके अंदर जो है यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, फिर आप लोग उसको सबमिट करोगे। तो फिजिकल लेयर क्या आता है, साइन अप का पेज जहाँ पे आप लोग फिजिकली इनपुट देते हो, दैट इज़ योर फिजिकल लेयर। नेक्स्ट इज़ डेटा लिंक लेयर, यानी फिजिकल लेयर में जो डेटा आपका कलेक्ट हुआ है वो डेटा जब नेटवर्क लेयर से कनेक्ट होता है तो वो जो फेज़ रहता है कनेक्शन का, दैट इज़ योर डेटा लिंक लेयर, जो डेटा को लिंक करके देगा नेटवर्क में। तो इसके अंदर टोटल 2 टाइप्स रहेंगे। तो सबसे पहले है फिजिकल, दैट इज़ PHY एंड मैक लेयर प्रोटोकॉल, कि आप लोग जब भी फिजिकली कोई चीज़ को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करते हो तो उसके पीछे कौन से प्रोटोकॉल्स है, उसको कैसे हमें लिखना है, ये अभी हम लोग देखते हैं। 3GPP MTC थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजीज एंड machine type communication. MTC refers to small amount of data are communicate between the machines without the need of any human intervention. The third generation particip प्रोजेक्ट दैट इज़ 3GP, जो आपका 3GPP का फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। MTC यूज टू रेफर ऑल द M2M communication, thus they are interchangeable टर्म्स। तो बेसिकली फिजिकल लेयर और मैक लेयर प्रोटोकॉल्स में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोटोकॉल यूज़ होता है, जो प्रोटोकॉल हम लोग कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। देन इसके अंदर डिवाइस जो रहता है वो बैकएंड सर्विसेज से कनेक्टेड रहता है, यानी कि जब आप लोग फिजिकली किसी चीज़ को अपलोड करोगे या फिर इनपुट दोगे तो उसका जो लिंक है वो सबसे पहले बैकएंड के प्रोसेस में जो भी सर्विसेज काम कर रहे हैं उनके साथ होता है और उसके बाद वो आपका जो डेटा है M2M कम्युनिकेशन यानी मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होने के बाद आपका डेटा जो है नेटवर्क में अपलोड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आपने यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाई, वो वीडियो आपने जो है प्रॉपर्ली एडिट वगैरह करके आपने उसको अपलोड किया। अपलोड करना दैट इज़ योर फिजिकल लेयर। मैक लेयर क्या करेगा, आपके डेटा को एक जगह से डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का काम करेगा, दैट इज़ मैक लेयर प्रोटोकॉल। मैक लेयर प्रोटोकॉल आपके डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है, फिजिकल लेयर डेटा को लोड करने का काम करता है। ओके, दैट इज़ द डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल. Then next is IEEE 802.11 is a lightweight version of original IEEE 802 wireless medium access standard.
तो बेसिकली IEEE एक स्टैंडर्ड है या फिर एक ऐसे बोल सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज IEEE। IEEE का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 802. This is the version, is the lightweight low level version of original IEEE wireless medium access standard. It has been designed with a less overhead to meet the requirements. IEEE 802 standard, also known as Wi-Fi, are the most commonly used wireless standard. They have been widely used and adapted for all digital devices including laptop, mobile, tablets and digital device. However, the original Wi-Fi standard are not suitable for IoT application due to their frame overhead and power consumption. Hence, IEEE 802 working the group initiated 802 task group to develop the standard that supports the low overhead power friendly communication and suitable for the sensors. So basically IEEE क्या है? IEEE is the Institute of Electronic and Electrical Engineering. ये एक वर्जन है जहाँ पे आप लोग वायरलेस डिवाइसेस को यूज़ करते हो और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वाईफाई कनेक्शंस। तो आप लोगों ने दोनों तरह के वाईफाई कनेक्शंस देखे होंगे, वायर्ड और वायरलेस। तो वायरलेस कनेक्शंस जो हमें मिलते हैं उसके पीछे प्रोटोकॉल रहता है IEEE 802। ओके, और ये जो आपका प्रोटोकॉल है ये हर एक एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करता है और इससे क्या होता है, आपका जो पावर कंजम्पशन का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। बट यहाँ पे आपको इसको ग्रुप में यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको सिंगली यूज़ करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता। देन नेक्स्ट इज़ मैक लेयर फीचर्स। सो मैक लेयर इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो आपका प्रोटोकॉल है जो IoT में यूज़ होता है, ये आपके डेटा को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है। बिकॉज मैक एड्रेस में जो डेस्टिनेशन रहेगा उसका एड्रेस होता है। सो इट इज़ वेरी इजी टू मैक प्रोटोकॉल to transfer the data into one place to another. Then synchronization frame। तो मैक लेयर के फीचर्स क्या है, यानी इसके एडवांटेज क्या मिलते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इन अ फ्रेम। अ स्टेशन इज़ नॉट अलाउड टू ट्रांसमिट द unless it has valid medium information that allows it capture the medium and stop packet exchange by other। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजेशन इन अ फ्रेम, कि जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि आपका सिंक्रोनाइजेशन सही नहीं हो रहा है, आपकी कंसिस्टेंसी ट्रांजेक्शन की ब्रेक हो रही है, तो मैक एड्रेस जो है आपके ऑपरेशन को स्टॉप करता है। और इसके अंदर ये और एक फीचर रहता है कि ये हमेशा जब भी डेटा को सेंड करेगा ये पैकेट थ्रू सेंड करता है, तो इसकी वजह से पैकेट ड्रॉप होने के टेंशन्स नहीं रहते और पूरा पैकेट यानी एक पूरा मैसेज एट अ टाइम रिसीवर के पास सेंड होता है। The efficient bidirectional packet exchange. This feature allows the sensor device to save the more power by allowing both uplink and communication between uplink and downloading communication between the access point and sensors allowed to go and sleep as soon as the finishes the communication। तो efficient bidirectional packet exchange यानी क्या, कि ये जो सेंसर है जो आपको मैक एड्रेस में मिलेगा, ये सेंसर आपके पावर को सेव करने का काम करेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा डिवाइसेस को यूज़ करोगे जो वायरलेस रहते हैं बट उसके अंदर जो पावर रहती है वो सेव हो जाए, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, इसके लिए हम लोग इफ़िशिएंट बाई डायरेक्शनल पैकेट एक्सचेंज ये वाली मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अपलिंग एंड डाउनलोडिंग कम्युनिकेशन दोनों एक्सेस आपको मिलते हैं और सेंसर जो है अपना काम एंड होने के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जिससे वो स्लीप मोड पे चला जाता है, जिससे आपका बहुत सारा पावर जो है बैटरी का वो सेव होता है। बिकॉज यहाँ पे हम लोग वायरलेस कनेक्शन डिवाइसेस यूज़ करने वाले हैं। Then next is short MAC frame. The normal IEEE 808.11 frame is about 30 bytes, which is too large for IoT application.
So IEEE 0 megabyte this problem by defining the short MAC frame with a 12 byte. तो यहाँ पे क्या है, आपका जो पूरा सेटअप है IoT का IEEE 802 ये वर्जन का, ये टोटली 30 बाइट्स का है और ये IoT एप्लीकेशन के लिए बहुत बड़ा है। इसके लिए हम लोग इसको माइग्रेट करते हैं या फिर इसको हम लोग मिटिगेट्स करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स को, और हम लोग ये जो IoT एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट करें IEEE एप्लीकेशन, इसके लिए हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं 230 बिट टू 12 बाइट, यानी 30 बाइट का जो डेटा है उसको हम लोग 12 बाइट में कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज मैक एड्रेस एट अ टाइम बहुत ज़्यादा डेटा अगर ट्रांसफ़र करेगा तो आपको उससे पैकेट ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को ये सीखना है कि जब भी आप लोग IoT के लिए काम करोगे या फिर IoT का हार्डवेयर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे और उससे अगर किसी और जगह पे आपका डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए OSI लेयर ही यूज़ होता है। ये वाले लेयर में आपको अलग अलग लेयर्स मिलेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, बट यहाँ पे वो प्रोटोकॉल्स थोड़े अलग वे से काम करते हैं। तो उसमें से सबसे पहले है डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर आपको फिज़िकल लेयर सीखना है और मैक लेयर सीखना है। तो फिज़िकल लेयर यानी जहाँ पे एक्चुअल में इनपुट आपका पुट होगा या फिर आप लोग एक्चुअल में फिज़िकली इनपुट को अपलोड करोगे, सो दैट इज़ योर फिज़िकल लेयर। और फिज़िकल लेयर आपका डेटा जो है होल्ड करने का काम करेगा सिस्टम के अंदर, और इसको डेटा को जो होल्ड हुआ डेटा है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग मैक लेयर का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये आपके डेटा को रिसीवर तक सेंड करने का या फिर डेस्टिनेशन थ्रू प्लेस थ्रू डेस्टिनेशन की तरफ सेंड करने का काम करता है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैक लेयर में 3 पॉइंट काफ़ी है आपको लिखने के लिए, और यहाँ पे दिया है उसका डायग्राम। तो ये डायग्राम है HART की। तो ये डायग्राम क्या है और इसके अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसको बेसिकली बोलते हैं वायरलेस HART is a data link protocol that operates the top of the IEEE 802 प्रोटोकॉल। ओके, तो ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।